फैंस क्या होते हैं मुझसे पूछो, प्यार का वो तूफान, मोहब्बत की वो आंधी, वो जज्बा, वो जुनून। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी दास्तान जिनका हर पन्ना महफिल बन गया, जिनका हर डायलॉग लोगों के दिलों का गीत बन गया और जिनकी मुस्कुराहट एक सिलसिला बन गई। नाम था राजेश खन्ना, लेकिन लोग प्यार से कहते थे काका। मैं हूँ शालिनी और आप देख रहे हैं इंडियन फिल्म हिस्ट्री। जाने हयात हो गई। ये कहानी है एक ऐसे शख्स की जिनके लिए फिल्मों का कैनवस छोटा पड़ गया, जिनके फैंस उन्हें अपने खून से चिट्ठियां लिखकर भेजा करते थे और औरतें उनके नाम का सिंदूर अपनी मांग में भरा करती थी। चलिए शुरू करते हैं राजेश खन्ना की जिंदगी का ये हसीन सफर। दिल संभाले संभलता नहीं आज तो। चैप्टर 1, जन्म एक सितारे का। 29 दिसंबर 1942 पंजाब के अमृतसर शहर में एक खत्रीदार हिंदू खत्री परिवार में एक बच्चा जन्मा। नाम दिया गया जतिन खन्ना। पर जिंदगी के पहले मोड़ पर ही जतिन को उसकी किस्मत ने एक दूसरे घर दे दिया। अपने माता पिता लाला हीरानंद खन्ना और चंद्रानी खन्ना के होते हुए भी उनके रिश्तेदार चुन्नी लाल खन्ना और लीलावती खन्ना ने उन्हें अपना बेटा बनाया। यही दोनों बने उनके एडॉप्टिव पेरेंट्स और उनकी दुनिया उनके पिता लाला हीरानंद खन्ना बूरेवाला के एमसी हाई स्कूल के हेडमास्टर थे, लेकिन उनका असली घर था विहारी डिस्ट्रिक्ट, जो पार्टीशन के बाद पाकिस्तान में चला गया। पार्टीशन की आग ने कई जिंदगियां पलट दी और जतिन खन्ना की भी कहानी उसी के साए में लिखी गई। बड़ा प्यार है मुझे इससे, लेकिन मैं क्या करूं? उनका पालन पोषण करने वाले चुन्नी लाल खन्ना एक रेलवे कॉन्ट्रैक्टर थे, जिन्होंने 1935 में लाहौर से बॉम्बे की तरफ रुख लिया और बॉम्बे का वो एक कोना बना राजेश खन्ना का बचपन। और वहीं से उनके सपने उभरने लगे। वो गलियां, वो हवाएं उनकी पहली मंजिल बन गई। स्कूलिंग के दौरान उनका दिल पढ़ाई से ज्यादा रंगमंच और कला में लगने लगा। मुंबई के सेंट सेबेस्टियन गांव हाई स्कूल में उनका एक दोस्त था, रवि कपूर, जिसे आज हम जितेंद्र के नाम से जानते हैं। दोनों ने मिलकर थिएटर की दुनिया में कदम रखा। स्कूल और कॉलेज के स्टेज पर जतिन की आवाज, उनकी आंखों का जज्बा और उनका एक्सप्रेशन सब कुछ उस वक्त के जजेस को हिला के रख देता था। शुरुआत तो मेरी स्टेज से ही हुई ना जी। सिनेमा में आने से पहले स्टेज पे काम किया करता था। इंटर कॉलेज ड्रामा कंपटीशन में उनका नाम छा जाता था। वो लड़का जिसे दुनिया ने राजेश खन्ना के रूप में पूजा, उनकी पहली पहचान एक पैशनेट थिएटर आर्टिस्ट के रूप में बनी थी। ड्रामा के लिए उनका जुनून, डायलॉग डिलीवरी का अंदाज और आंखों से कहानी कहने की कला, ये सब उनके स्कूल और कॉलेज के दिनों में ही निखर के सामने आई। कहाँ जा रहे हो? अपनी किस्मत का फैसला कर ले। चैप्टर 2, संघर्ष और पहला टूटा सपना। जब जतिन ने अपने सपनों का रुख फिल्मों की दुनिया की तरफ मोड़ा, तो वो रास्ता आसान नहीं था। बॉम्बे शहर में सपने तो हर कोई देखता था, लेकिन पूरा किसी किसी का होता था। वो फिल्म फेयर यूनाइटेड प्रोड्यूसर्स टैलेंट हंट में शामिल हुए, जहां 10,000 से ज्यादा पार्टिसिपेंट्स थे। लेकिन जब आखिरी घड़ी आई तो कैमरा ने एक ही चेहरा चुना, राजेश खन्ना का। बस उसी वक्त उन्होंने जतिन को अलविदा कह दिया और दुनिया में एक नया नाम पैदा हुआ, राजेश खन्ना। नैनीताल में कहाँ रहती हैं आप? वह मेरी ससुराल है। ससुराल है और जा रही पहली बार? मैं कुछ समझा नहीं। लेकिन सफलता इतनी जल्दी कदम नहीं चूमती। पहली कुछ फिल्मों में उनका काम लोगों ने नोटिस नहीं किया। दुख, डिसअपॉइंटमेंट, स्ट्रगल सब कुछ था। कभी स्क्रीन टेस्ट फेल तो कभी प्रोड्यूसर्स की तरफ से नो रिस्पॉन्स, लेकिन राजेश खन्ना ने कभी हार नहीं मानी। कैमरा से दोस्ती बनाए रखी और मन में ये विश्वास था
कि एक दिन मेरी भी तालियों वाली एंट्री होगी। बड़ा प्यार है मुझे इससे, लेकिन मैं क्या करूं? चैप्टर 3 पहला कदम, डेब्यू और उड़ान। फिल्म फेयर टैलेंट हंट जीतने के बाद उन्हें उनका पहला ब्रेक मिला 1966 में फिल्म आखिरी खत से। ये फिल्म चेतन आनंद ने डायरेक्ट की थी। फिल्म काफ़ी एक्सपेरिमेंटल थी, जिसमें एक छोटे बच्चे के नज़रिए से कहानी दिखाई गई थी। फिल्म ने कमर्शियल लेवल पर बहुत बड़ा धमाका नहीं किया, लेकिन क्रिटिक्स ने राजेश खन्ना की आंखों के जरिए एक्टिंग की कला को पहचान लिया। लेकिन अभी अपने दूसरे पति के घर से आई है, कहती है पेट में बच्चा है, कहती है मेरा है। काश मेरा ही हो। फिर आई फिल्म राज 1967 और धीरे धीरे ऑडियंस ने उनका नाम लेना शुरू किया। अकेले हैं चले आओ जहां हो। उनका स्टाइल, उनकी आंखों का जज्बा और उनके डायलॉग्स बोलने का अंदाज, सब कुछ नया था। इंडस्ट्री में एक नया हीरो उभर रहा था जो सिर्फ एक्टिंग नहीं, जज्बात बेचता था। दुनिया बड़ी जालिम है सपना, ये वादे तुम्हें याद रहेंगे? और फिर आया 1969 में हिंदी सिनेमा के इतिहास का वो साल जहां राजेश खन्ना ने एक साल में 15 हिट फिल्म्स दी। इसी दौरान उनकी कुछ सबसे मशहूर फिल्में रही आराधना, दो रास्ते, इत्तेफाक, खामोशी और बंधन। फिल्म आराधना के बाद तो उनका क्रेज ऐसे छाया कि लड़कियां उनके नाम से शादी करने लगी। खाली मांग में राजेश खन्ना के नाम का सिंदूर भरा जाता था। वो पहली बार था जब एक हीरो को सुपरस्टार का टैग दिया गया। फूल सी खिल के पास आ दिल के। चैप्टर 4 स्टारडम, जब प्यार जिंदगी बन गया। 1970s में राजेश खन्ना का जुनून कुछ और ही था। उनके घर के बाहर लड़कियों की भीड़ लगी रहती थी, खासकर टीन गर्ल्स उनकी कार की धूल से अपने हाथों को रंगती थी। वो जमाने के लड़कों ने हेयर कट का नाम रखा RK कट, और लोग उनके जैसे बोलने लगे, चलने लगे और कपड़े पहनने की कोशिश भी करने लगे। जिस फिल्मों में मैंने काम किया, उस फिल्मों में इस तरह की आइडेंटिफिकेशन थी कि हर कॉलेज की लड़की ये सोचने लगी कि मेरा कोई अगर बॉयफ्रेंड हो तो इस तरह का हो। राजेश खन्ना की हर एक फिल्म एक त्योहार की तरह रिलीज होती थी। आनंद, बावर्ची, अमर प्रेम, नमक हराम, कटी पतंग, सफर, हाथी मेरे साथी, एक के बाद एक धमाका। उनकी डायलॉग्स जैसे पुष्पा, आई हेट टीयर्स और बाबू मोशाई, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं, आइकॉनिक बन गए। ये आंसू नहीं देखे जाते, आई हेट टीयर्स। चैप्टर 5 जमीन पर सितारा, द डाउनफॉल ऑफ सुपरस्टार। वक्त बदलता है, लेकिन जब बदलता है तो सब कुछ ले जाता है। इज्जतें, शोहरतें, उल्फतें चाहते सब कुछ इस दुनिया में रहता नहीं। आज मैं जहाँ हूँ कल कोई और था, ये भी एक दौर है, वो भी एक दौर था। नाम, शोहरत और तकदीर। 1975 का दौर था। देश इमरजेंसी के आगाज से गुजर रहा था और आम जनता गुस्से में थी, और सिनेमा भी अपना रंग बदल रहा था। अब प्यार, मोहब्बत और सोशल कहानियों की जगह ले चुकी थी एक्शन और मल्टी स्टारर फिल्म्स। तुम लोग मुझे ढूंढ रहे हो और मैं तुम्हारा यहाँ इंतजार कर रहा हूँ। इसी दौर में एक और नाम, एक नया चेहरा, अमिताभ बच्चन एंग्री यंग मैन के रूप में छाने लगा। राजेश खन्ना, जो कल तक बॉक्स ऑफिस के बादशाह थे, उनकी कुछ अच्छी फिल्में भी नई लहर में डूबने लगी। One has to fight and fight well. 1976 से 1978 तक का समय उनके लिए एक बड़े झटके से कम नहीं था। 1975 में उनकी फिल्म प्रेम कहानी आई थी,
जिसमें शशि कपूर और मुमताज के साथ उन्होंने काम किया। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन उसी साल शोले, दीवार और सन्यासी जैसी धमाकेदार सुपरहिट्स आई, जिसमें धर्मेंद्र, बच्चन साहब और मनोज कुमार छा गए। राजेश खन्ना का जादू अब धीरे धीरे फीका पड़ रहा था। और फिर आई 1976 की फिल्म महबूबा, हेमा मालिनी के साथ उनकी एक और रोमांटिक फिल्म। फिल्म के गाने जैसे मेरे नैना, सावन बहादों जैसे गीतों ने जरूर लोगों के दिल छू लिए, लेकिन फिल्म सिर्फ एक एवरेज हिट बनकर रह गई। समय की धारा में इंसान बह के कहीं से कहीं निकल जाता है। इसी साल उन्होंने नीतू सिंह के साथ फिल्म की महाचोर, जो कि एक हल्के फुल्के मनोरंजन वाली फिल्म थी, लेकिन ज्यादा चली नहीं। और फिर उसके बाद फिल्म आई बुंडलबाज, जो शम्मी कपूर ने डायरेक्ट की थी। ये एक रोमांटिक कॉमेडी थी, लेकिन बॉक्स ऑफिस पे बिल्कुल नहीं चली। 1977 में उनकी एक और फिल्म आई अनुरोध। शक्ति समांता की डायरेक्शन में बनी फिल्म गीतों का जादू इस फिल्म में भी था, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म सिर्फ एक एवरेज परफॉर्मर बनकर रह गई। उसी साल उनकी 5 और फिल्में रिलीज हुई, त्याग, चाहिला बाबू, कर्म, चलता पुर्जा और पलकों की चाहों में। इनमें से चाहिला बाबू, कर्म और चलता पुर्जा ने थोड़ा सा बॉक्स ऑफिस संभाला, लेकिन बाकी की बची 2 फिल्मों ने सिर्फ निराशा दी। और साल के अंत में आई फिल्म आशिक हूँ बहारों का, जो ओम प्रकाश के डायरेक्शन में बनी थी। रिलीज से पहले तो काफ़ी एंटिसिपेट की गई, लेकिन रिलीज के बाद बॉक्स ऑफिस पर फेल हो गई। 1976 से लेकर 1983 तक का ये दौर राजेश खन्ना के लिए एक कठिन सफ़र था। हर एक एक्टर के करियर में एक समय आता है जब सितारा थोड़ा सा ढलता है, और ये दौर उनके लिए वही था। एक सुपरस्टार जिसे देश ने चाहा, लेकिन उसे अब नए दौर की कसक महसूस होने लगी थी। इतनी सी बात ज़रूर कह सकता हूँ कि अगर बम्बई के टूरिस्ट मैप पर अगर राजेश खन्ना का घर भी वहाँ है कि भाई यहाँ से होते जाइए एंड टूरिस्ट स्पॉट बनता है, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि भाई। चैप्टर 6 कम बैक का सुनहरा दौर। 1980 के अंत तक लोग सोचने लगे थे कि क्या राजेश खन्ना का जादू अब खत्म हो गया, क्या उनकी मुस्कुराहट का जादू और उनकी आंखों का असर अब नहीं रहा। लेकिन जैसे ही 1983 का दौर आया, सुपरस्टार ने सबको गलत साबित कर दिया। ये था उनका कमबैक, एक ऐसा दौर जिसमें उन्होंने फिर से साबित किया। 1983 में उनकी पहली रिलीज थी निशान, जो कि एक सेमी हिट साबित हुई, लेकिन असली धमाका हुआ अवतार के साथ। मोहन कुमार के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म एक ब्लॉकबस्टर बनी और साल की सबसे सफल फिल्मों में शामिल हुई। नहीं गोपाल नहीं, ऐसी गलती मत करो। अपने हाथ से अपने पांव पर कुल्हाड़ी मत मारो। ये दुनिया बड़ी जालिम है, बड़ी बेरहम है। ये तुम्हारी दूसरी टांग भी काट कर फेंक देगी। इसी फिल्म में राजेश खन्ना ने एक बुजुर्ग आदमी का किरदार भी निभाया, एक इमोशनल और सामाजिक कहानी जो हर घर के दिल को छू गई। इसी फिल्म के लिए उन्हें उनका 14th और अंतिम फिल्म फेयर बेस्ट एक्टर नॉमिनेशन मिला। इसके बाद उनकी दूसरी हिट फिल्म सौतन आई। मैरिटियस में शूट हुई ये फिल्म पहली हिंदी फिल्म थी। उषा खन्ना के मधुर संगीत से सजी ये फिल्म शायद मेरी शादी का ख्याल और जिंदगी प्यार का गीत है। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट का दर्जा हासिल किया और राजेश खन्ना की पॉपुलर डिमांड फिर से लौट आई। हैट्रिक पूरा हुआ फिल्म अगर तुम ना होते के साथ। लेख टंडन के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म ने उनकी जोड़ी रेखा के साथ बनाई। ये था सुपरस्टार राजेश खन्ना का सुनहरा पल। तुम्हें चाहा एक बार
लेकिन खोया 2 बार। और फिर 1984 में आई फिल्म मकसद, एक मल्टी स्टारर फिल्म जिसमें जितेंद्र, श्रीदेवी और जया प्रदा भी थे। ये भी एक सुपरहिट रही। ये साल राजेश खन्ना के लिए कमर्शियल और क्रिटिकल दोनों मायनों में सफल रहा। 1985 में उन्होंने इंसाफ मैं करूँगा, आखिर क्यों, मास्टर जी, जमाना और बेवफाई जैसी फिल्मों में काम किया। ये सारी फिल्में कमर्शियल हिट साबित हुई। इसी दौरान उनकी ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन इमेज एक समझदार अभिनेता की बन गई। कुछ तुमको राजेश खन्ना ने कुछ फिल्मों में फेलियर्स भी देखे, जैसे अलग अलग, ऊंचे लोग, आवारा बाप, अनोखा रिश्ता, लेकिन सुपरस्टार ने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। अधिकार, नजराना, अमृत, शत्रु, अंगारे और अवाम जैसी फिल्मों ने उन्हें एक परिवाहिक कलाकार के रूप में साबित किया। मैं जानता हूँ बहुत बड़ा पहाड़ गिर गया है तुम पर, नीलामी की बोलियां तुम्हारे कानों में गूंज रही हैं। मैं जानता हूँ। देखो जानकी, उनकी इमोशनल एक्टिंग की गहराई को लोगों के दिलों तक पहुंचा दिया। और इतना ही नहीं, 1988 में वो हॉरर जॉनरा में भी आए। फिल्म थी वो फिर आएगी, जो सक्सेसफुल रही। 1989 में घर का चिराग और पाप का अंत जैसी फिल्मों ने फिर से उनकी फैन फॉलोइंग को बनाए रखा। आप इंसान नहीं देवता है। आजकल तुम महाभारत बहुत देखते हो क्या? हाँ? नहीं, मेरा मतलब है इतने भारी भारी लफ्ज इस्तेमाल मत करो भाई। 1990 में उन्होंने डेविड धवन के साथ फिल्म की स्वर्ग, जो कि एक रीमेक थी मेहरबान 1967 की। स्वर्ग ने बॉक्स ऑफिस पर धमाका किया और डेविड धवन के करियर का फाउंडेशन भी यहीं से शुरू हुआ। कृष्णा, इन लोगों को मेरी नजरों से दूर कर दो, मुझे घुटन हो रही है। इस फिल्म के बाद राजेश खन्ना की पॉपुलैरिटी एक बार फिर से नई ऊंचाइयों को छू रही थी। 1991 में उनकी 3 फिल्में रिलीज हुई, बेगुनाह, रुपया 10 करोड़ और घर परिवार। तीनों फिल्में कमर्शियली सफल रही। तो एक काम करो ना, हाँ, कुछ सिगरेट माचिस के लिए कुछ पैसे दे दो, 15 दिन से हम उधार पी रहे हैं। ये था राजेश खन्ना का वो कमबैक फेज, जहां उन्होंने नए जमाने के सिनेमा में भी अपनी एक खास पहचान बनाई। एक सुपरस्टार ने अपने वक्त के बाद भी दुनिया को जीत कर दिखाया। ये जो वोट है ना, ये कागज का टुकड़ा नहीं है कि डब्बे में डाला और चल दिए। ये वोट तुम्हारे परिवार, तुम्हारे देश, उसकी उन्नति की पर्ची है। चैप्टर 7, सियासत का सुपरस्टार, राजेश खन्ना की पॉलिटिकल और बिजनेस यात्रा। एक समय था जब राजेश खन्ना सिर्फ सिल्वर स्क्रीन के सुपरस्टार नहीं थे, बल्कि लोगों के दिलों के नेता भी बन गए। पर जब असली सियासत के मैदान में उन्होंने कदम रखा, तो चांदनी की जगह चुनावी रैलियों की धूल थी। ये था उनका पॉलिटिकल सफ़र, जो कभी सुपरस्टार के ज़माने से जाना जाता था। सियासत की शुरुआत 1984 में राजीव गांधी के कहने पर राजेश खन्ना ने इंडियन नेशनल कांग्रेस के लिए कैंपेन करना शुरू किया। उस दौरान देश एक इमोशनल दौर से गुजर रहा था और उस वक्त देश को राजेश खन्ना जैसे चेहरों की ज़रूरत थी, जिनकी आवाज़ लोगों के दिलों तक पहुंच जाए। ये तो 2 धारी तलवार है जो दोनों तरफ से काटती है। ठीक जगह पड़े तो देश खुशहाल और गलत जगह पड़े तो देश का सत्यानाश। राजीव गांधी को यकीन था कि राजेश खन्ना की पॉपुलैरिटी से पार्टी को नए पंख मिल सकते हैं, और खन्ना ने भी इस भरोसे को निराश नहीं किया। पहला चुनावी दाव 1991 का लोकसभा चुनाव। न्यू दिल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी से कांग्रेस का कैंडिडेट बने राजेश खन्ना और सामने थे बीजेपी के LK अडवाणी। चुनाव का माहौल बिल्कुल फिल्म के क्लाइमैक्स की तरह था। जब नतीजे आए तो सिर्फ 1579 वोट से राजेश खन्ना हार गए। ये हार उनके लिए एक झटका था।
लेकिन असली सुपरस्टार वही होता है जो हार के बाद भी हिम्मत ना हारे। 1992 में जब एल.के. अडवाणी ने अपनी सीट से रेजिग्नेशन दिया तो वहाँ बाई इलेक्शन हुआ, लेकिन इस बार राजेश खन्ना के सामने थे बॉलीवुड के ही एक अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा। ये चुनावी क्लैश था दो फिल्मी नेताओं का, लेकिन इस बार तकदीर ने राजेश खन्ना का साथ दिया। उन्होंने शत्रुघ्न सिन्हा को 25,000 वोट से हरा दिया। जब कोई आपको पूछता है, मेरे ख्याल में तारीफ और पूछना तो भगवान को भी अच्छा लगता है। जिंदगी के सफर में हर सुपरहिट कहानी के बीच आते हैं कुछ ऐसे पन्ने जिसे कोई दिखाना नहीं चाहता, लेकिन वो होते सबसे ज़रूरी हैं। राजेश खन्ना, जिन्होंने प्यार, ग्लैमर और सुपरस्टारडम को छुआ, उनके सफ़र में कुछ ऐसे पल भी आए जहां उनका गुस्सा, तन्हाई और ज़िंदगी से उनकी लड़ाई सामने आई। 1980s के दौरान जब राजेश खन्ना का मैजिक धीरे धीरे ऑडियंस के दिल से उतर रहा था, उनकी कुछ फिल्में बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप होने लगी। एक समय ऐसा भी आया जब राजेश खन्ना ने अपनी फिल्मों की नाकामी का दोष बाहरी हाथों पर डाल दिया। उनका मानना था कि उनके खिलाफ कोई साजिश रची जा रही है। इंडियन एक्सप्रेस के एक पुराने इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, कुछ तो हो रहा था, जैसे मेरा जादू टूट गया हो। मेरी फिल्में फेल हो रही थी और मुझे लगता है कि लोग जानबूझकर मेरे अगेंस्ट प्लानिंग कर रहे हैं। ये एक ऐसा समय था जब राजेश खन्ना अपने आसपास के लोगों पर शक करने लगे थे। आशीर्वाद बंगला, जिसे उन्होंने बेचने से इनकार किया। राजेश खन्ना का आइकॉनिक बांद्रा बंगला आशीर्वाद सिर्फ एक घर नहीं, उनके सपनों का महल था। फाइनेंशियल स्ट्रगल्स के बावजूद जब उनके पास ऑफर्स आए, सलमान खान और सोहेल खान जैसे स्टार्स ने बंगला खरीदने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने बेचने से साफ इनकार कर दिया। राजेश खन्ना चाहते तो करोड़ों की डील कर सकते थे, लेकिन उन्होंने अपनी यादों, अपने सफ़र और अपने जज्बात को पैसों से ऊपर रखा। बॉलीवुड में ये बात मिसाल बन गई। प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स से दूरियां। उन्होंने कुछ बड़े प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स से रिश्ता भी तोड़ लिया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लोगों का कहना था कि राजेश खन्ना हर स्क्रिप्ट पर इंटरफेयर करते थे और सेट पर मूड स्विंग्स दिखाते थे। कई डायरेक्टर्स ने कहा कि उनका ये एटीट्यूड काफ़ी अनप्रोफेशनल हो गया था। एक समय था जब उनका ईगो उनके फैन बेस से भी बड़ा दिखने लगा, तब उनसे काम लेना लोगों के लिए मुश्किल हो गया था। It's the correct beat. Once we get the correct beat and the action is executed on the correct beat. पॉलिटिक्स और पब्लिक स्टेटमेंट्स। पॉलिटिक्स में आने के बाद भी राजेश खन्ना ने कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स दिए जो हेडलाइंस बन गए। अमिताभ बच्चन के खिलाफ उनका साइलेंट कोल्ड वॉर, कांग्रेस के साथ उनकी लॉयल्टी और उनका ये कहना कि मैं हमेशा सुपरस्टार था और हमेशा रहूँगा। सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के। सब लोगों के जहन में रजिस्टर हो गया। ये एरोगेंस था या कॉन्फिडेंस, इसी बात पर बॉलीवुड दो हिस्सों में बट गया। और ये यहाँ खड़ा है ना, बाबू मोशाय। चैप्टर 10 अवार्ड्स और अचीवमेंट्स। राजेश खन्ना को फिल्म फेयर बेस्ट एक्टर अवार्ड 3 बार मिला। उन्हें 2005 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया और फिर 2013 में उनके निधन के बाद उन्हें पद्म भूषण दिया गया। उनकी लेगेसी को सम्मान देते हुए उनका नाम आज भी फिल्मी दुनिया में अमर है। अननोन फैक्ट्स अबाउट राजेश खन्ना।
राजेश खन्ना एक ऐसे स्टार थे जिनके फैंस पोस्टमैन से ज्यादा बिजी रहते थे। एक दिन में हजारों चिट्ठियां आती थी। उन्होंने कभी किसी फिल्म में किसिंग सीन नहीं दिया, फिर भी उन्हें रोमांस का राजा कहा गया। चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। चैप्टर 11 ऑटोबायोग्राफी और किताबें। राजेश खन्ना ने कभी खुद कोई ऑटोबायोग्राफी नहीं लिखी, लेकिन उनकी ज़िंदगी पर कई किताबें लिखी गईं, जिसमें से सबसे मशहूर है राजेश खन्ना द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट सुपरस्टार बाय यासिर उस्मान। इस किताब ने राजेश खन्ना के अंदर छुपे इंसान, उनके जज्बात और उनके उतार चढ़ाव को समझने का मौका दिया। बता दूं? वो यहीं पर है। चैप्टर 12 राजेश खन्ना के ऑन स्क्रीन रिश्ते। राजेश खन्ना, उनका चार्म और उनका अंदाज, और सबसे खास उनका हर हीरोइन के साथ बनने वाला एक नया और अलग रिश्ता। हर पेयरिंग में एक नया फ्लेवर था, हर फिल्म में एक अलग कहानी। हेमा मालिनी के साथ उन्होंने 17 फिल्म्स की, शर्मिला टैगोर 10 फिल्म्स। इन दोनों की ये जोड़ी फिल्मी दुनिया की गोल्डन पेयरिंग्स में गिनी जाती है। दोनों का स्क्रीन प्रेजेंस रॉयल था। मुमताज़ 8 फिल्म्स। राजेश खन्ना और मुमताज़ की जोड़ी में था फुल ऑन मस्ती, प्यार और 70s का फिल्मी मैजिक। मेरी जिंदगी भी क्या एक कटी पतंग है। बहुत सुंदर। आशा पारेख 7 फिल्म्स। उनका रिश्ता था सिंपल पर सोलफुल। तनुजा 6 फिल्म्स। तनुजा के साथ राजेश खन्ना का इक्वेशन थोड़ा क्वर्की और थोड़ा फुलफिल था। हसीना से जीनत के साथ उन्होंने थोड़ी बोल्ड और मॉडर्न कहानियां की। स्क्रीन पे थोड़ा एटीट्यूड और थोड़ा ग्लैमर था। शायद मेरी शादी का टीना मुनीम के साथ 4 फिल्म्स। ये पेयरिंग पर्सनल लाइफ में भी काफ़ी चर्चित रही। उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री सॉफ्ट थी, पर लोगों ने उसे स्पेक्युलेट ज़्यादा किया। रेखा 4 फिल्म्स। रेखा के साथ उनका रिश्ता लेयर्ड था, ग्लैमर भी था और सीरियसनेस भी। पूनम ढिल्लों 3 फिल्म्स। लेट 80s में पूनम के साथ उन्होंने नए तरीके का रोमांस एक्सप्लोर किया। राजेश खन्ना का रिश्ता हर हीरोइन के साथ अलग अलग रंग लेकर आता था, कभी सीरियस तो कभी फिलोसॉफिकल। राजेश खन्ना ने अपने करियर में करीब 168 फिल्म्स में काम किया, जिनमें लीड रोल्स, स्पेशल अपीयरेंस और गेस्ट रोल्स शामिल हैं। लीड रोल्स 106 के अप्रॉक्स। 70s के दौरान 15 कॉन्सिक्यूटिव सुपरहिट्स दिए, एक रिकॉर्ड। काका सिर्फ एक्टिंग तक ही सीमित नहीं रहे, एक पैशनेट आर्टिस्ट के रूप में उन्होंने फिल्म अलग अलग भी प्रोड्यूस की, जिसमें उनका क्रिएटिव विजन दिखाई दिया। चैप्टर 13 अंतिम सफ़र। मई 2012 का महीना, जीवन के आखिरी मोड़ पर, जब तन कमज़ोर हो रहा था और तबीयत लगातार गिर रही थी, तब भी राजेश खन्ना ने कैमरा के सामने अपना प्यार नहीं छोड़ा। बीमारी के बावजूद उन्होंने आर बाल्की के डायरेक्शन में एक एडवर्टाइजमेंट शूट किया। चेहरा ज़्यादा छुपाया नहीं जा सका, आंखों में थकान थी, लेकिन उसमें एक जज्बा था, शो मस्ट गो ऑन वाला। अप्रैल 2012 से उनकी सेहत काफ़ी बिगड़ रही थी। कहते हैं खामोशी उनका साथी बन चुकी थी। उनकी आवाज़ धीरे धीरे बेआवाज़ होने लगी। उनके कुछ खास दोस्तों ने महसूस किया कि राजेश खन्ना कुछ कहना चाहते हैं। 23 जून 2012 मुंबई के लीलावती हॉस्पिटल में उन्हें एडमिट किया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक उनका कैंसर का इलाज हो रहा था। उस दौरान डिम्पल कपाड़िया उनके साथ साये की तरह रहने लगी। हॉस्पिटल के बाहर फैंस ने अपना बसेरा कर लिया, लेकिन अंदर एक सुपरस्टार जिंदगी के साथ अपना अंतिम रास रच रहा था।
जुलाई 8 को वो डिस्चार्ज हुए और मीडिया में ये खबर चली कि राजेश खन्ना अब ठीक हैं, लेकिन 14 जुलाई को उन्हें फिर से एडमिट किया गया और 16 जुलाई को उन्हें घर वापस भेज दिया गया। शायद उन्हें भी पता था कि अब हॉस्पिटल नहीं, घर चाहिए, अपना आशीर्वाद, वही बंगला जिसमें उन्होंने अपने जीवन के सबसे रोशन पल जिए। 18 जुलाई 2012 दोपहर के कुछ बाद राजेश खन्ना ने अपनी आखिरी सांस ली। साथ था उनका परिवार, डिम्पल, ट्विंकल, रिंकी और अक्षय कुमार, और एक आंसुओं से भरी खामोशी जो सिर्फ परिवार के नहीं थे बल्कि उनके करोड़ों फैंस के थे जो अपने काका से मोहब्बत करते थे। 19 जुलाई 2012 अंतिम यात्रा का दिन। बैंड्रा से लेकर क्रीमेटोरियम तक एक समुंदर था लोगों का। 9 लाख लोग सूरत, अहमदाबाद, पुणे और बेंगलोर हर जगह से आए थे सिर्फ काका की एक झलक के लिए। उनकी अस्थियां 25 जुलाई को गंगा में विसर्जित की गई। ऋषिकेश के किनारे गंगा माँ के हाथों में एक सुपरस्टार की आत्मा सुकून पा गई। राजेश खन्ना का आना एक सिलसिला था और उनका जाना एक अफसाना रह गया। राजेश खन्ना सिर्फ एक नाम नहीं थे, वो एक जज्बा थे, एक ज़माना था जिसने ख्वाबों को सिल्वर स्क्रीन पर जिंदा किया। चाहे बाबू मोशाई बन के दिल छू लिया हो या पुष्पा आई हेट टीयर्स कह के आंखों में नमी भर दी हो, हर फ्रेम में उनका मैजिक था, हर शॉट में एक इमोशन था। जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। मैं हूँ शालिनी और आप देख रहे हैं इंडियन फिल्म हिस्ट्री, जहाँ हम सिनेमा के सितारों को उनकी असली रोशनी में दिखाते हैं। हवा बदल सकती है लेकिन फैंस हमेशा मेरे रहेंगे। मेरे फैंस मुझसे कोई नहीं छीन सकता। अगर आपको राजेश खन्ना की ये कहानी पसंद आई हो तो ज़रूर विजिट करें इंडियन फिल्म हिस्ट्री की वेबसाइट, जिसका लिंक बायो में है, और ऐसे ही दिलचस्प कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करें।